So guys, namaskar, welcome back. In the last class, I have discussed about the historical background of the constitution. अभी मैं डिस्कस करूंगा क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक। क्या क्या डिस्कस करेंगे? लास्ट क्लास ये डिस्कस करने के बारे में बताया था, ठीक है। क्या क्या डिस्कस करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, उसके बाद जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909। 1909 इज नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919 जिसको मंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा गया है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1947। बिफोर दैट एक चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो जो है बिफोर दैट एक चीज जो है हम लोग यहां पर ये वाला स्लाइड देखिए कि ब्रिटिश, सिंपल सी लैंग्वेज में, ब्रिटिशर जो भारत के लिए संविधान बना के दिए थे उसकी बात हो रही है। ब्रिटिशर जो सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली इंडियन से डेवलप थे और उन्होंने रूल किया और उन्होंने ही संविधान बनाया, उस चीज की हम लोग बात करें। और हम लोग का संविधान कैसे गठन हुआ उस चीज की हम लोग बात करें। हमेशा मैं बोलता हूं कि ये टॉपिक आपका रिलेटेड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, ये टॉपिक आपका रिलेटेड है इंडियन पॉलिटी से, और ये टॉपिक आपका रिलेटेड है हिस्ट्री से। तो यहां पर देखिए, जैसे कि लास्ट क्लास में ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कंपनी रूल में से, देखो एक होता है कंपनी रूल, एक होता है क्राउन रूल। कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया था। क्राउन रूल मतलब जो इंग्लैंड का रानी ने किए थे बट ब्रिटिशर को चांस दिया गया था, मतलब कंपनी को चांस दिया गया था, बट मेन रूल वाज बाय इंग्लैंड। तो यहां से कंपनी रूल में देखो 1773 से 1858 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1873, then Pitt's India Act of 1784, then Charter Act of 1833 and Charter Act of 1853। क्लियर है? ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। और ये सब कब हुआ था? रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले। बट जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, 1800 की क्रांति जब हुई थी, जिसमें आप लोगों को पता होगा मंगल पांडे जी, रानी खूब लड़ी मर्दानी वाली, वो झांसी वाली रानी थी, झांसी की रानी, ठीक है। इवन वीर सुरेंद्र साय, उज्जवल साय, तांतिया टोपे, तो ये सब ने पूरा अपने जी जान दे दिए थे इस लड़ाई के लिए, जिसको मतलब फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई भी कहा जाता है। क्लियर है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको सिपाही विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857 कहा गया। उसके बाद से सिस्टम थोड़ा सा, मतलब ब्रिटिशर डर गए थे, उनको लगने लगा था कि इंडियन जो है कभी भी ब्रिटिशर को जो है खत्म कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। तो जब डर गए थे, उन्होंने और स्ट्रॉन्ग किया और उनको लगा कि ये कंपनी जो है खुद ही प्रॉफिट कर रही है, लोग करप्ट हो रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर जो कंपनी क्या किया, क्राउन रूल किया, जो 1858 से 1947 तक चला था, जिसमें से हम लोग ये बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1853, 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 92, 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919 होगा ये 19, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 एंड इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, तो ये जो है हमने बात किया, ये 19 होगा, 1919, ठीक है, 1919 होगा ये, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये मेंशन है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। तो हम अभी बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1858 की बात करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। तो क्राउन रूल जिसको कहा जाता है ना, ठीक है, क्राउन रूल, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, ठीक है। तो सिंपल है, एक लाइन में अगर बताऊं तो उससे पहले इंडियन जो है सोचे भी नहीं थे कि ब्रिटिशर को लड़ पाएंगे, मतलब इतना डेयरिंग भी नहीं था। और सच मायने में मतलब ब्रिटिशर आके 200 साल तक रूल करने का सबसे बड़ा रीजन तो है उनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, तो कभी भाषा के नाम पे, जब जब देखा उन्होंने, जिस जिस कंडीशन में उन्होंने डिवाइड कर सकते हैं वो सब किया उन्होंने। अब देखो हम लोग का जो सोसाइटी भी तो है, देखिए अगर धर्म की बात करें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और ऐसा नहीं है कि धर्म का डिवीजन है, एक ही धर्म है। जैसे कि हिंदू है, उसमें भी देखो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, समझ रहे हो चीजें। जाति का भी डिफरेंस है। अब मुस्लिम में सिया सुनी है। तो कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे उन्होंने भारत को कई टुकड़ों में बांट दिया और दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर इंडिया, ठीक है, जिस पॉलिसी को कहा गया है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर देखो, सो
ईस्ट इंडिया कंपनी, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एबोलिश। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो यहां पर जो उससे पहले था क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उससे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसके बाद जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसको जो है खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब जो है उसके पावर नहीं रहेंगे। एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। क्या किया गया, गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। एंड ऑफिस ऑफ द, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का ऑफिस था, फॉर्म्ड मेंबर इन द ब्रिटिश कैबिनेट का उसमें कर दिया गया शामिल। एंड 15 मेंबर काउंसिल, जिसमें से एडवाइजरी बॉडी होंगे और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है चेयरमैन रहेंगे। तो यहां पे देखो जो ऑफिस ऑफ द, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, ठीक है, फॉर्म्ड, जिसमें मेंबर फ्रॉम द ब्रिटिश कैबिनेट। ठीक है, यहां पर कौन सा ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का ऑफिस बनाया गया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का ऑफिस बनाया गया, जिसमें मेंबर जो है ब्रिटिश कैबिनेट से ही रहेंगे। और 15 मेंबर काउंसिल, एडवाइजरी बॉडी बनाया गया, जिसमें 15 मेंबर काउंसिल रहेंगे और जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन होगा, वो चेयरमैन होगा। उसके साथ साथ ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, मतलब उसको उन्होंने ही दे दिया था कि एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है लॉर्ड कैनिंग थे, ध्यान रखिएगा। कौन है फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो है लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है। उसके बाद देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अब देखो रिवोल्ट जो हुआ था बहुत सारी जगह में, जैसे कि मेरठ है, दिल्ली है, कानपुर है, अवध है, ठीक है, संबलपुर है, कलकत्ता है, झांसी है, ये सब से रिवोल्ट आए थे। और कई सारे लीडर भी थे रिवोल्ट में। मैंने बताया था अभी, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपी, वीर सुरेंद्र साय, उज्जवल साय, है ना, नाना साहेब। ठीक है, तो ये सब कई सारे लीडर थे। और कई सारे पॉलिसीज भी था, जैसे कि एनेक्सेशन पॉलिसी, एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसीज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको राज्य हड़प नीति कहा जाता है, देन कन्वर्सेशन पॉलिसीज, वेस्टर्नाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एनफील्ड राइफल। तो ये सब एक तरफ से रीजन था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का बहुत सारे कारण था, सोशल कॉज, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज और मिलिट्री कॉज और लास्ट में इमीडिएट कॉज। अगर रॉफली में बात करूं, अगर देखो जैसे कि रॉफली में बात करूं, जैसे कि पॉलिटिकल कॉज में, ठीक है, पॉलिटिकल कॉज में एक तो पहला है वो डोमिनेट करने लगे हम लोगों का जो पावर था, ये जो जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ करता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या है, राज्य हड़प नीति है। मतलब कोई भी राजा का अपना बेटा नहीं होगा, दैट किंगडम विल ऑटोमेटिकली गोज अंडर द ब्रिटिश रूल। मतलब दोज रूलर हु डजंट हैव हिज ओन सन, दैट किंगडम विल ऑटोमेटिकली गोज अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, जिसमें संबलपुर, सतारा, झांसी, ये सब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चला गया। अब जैसे कि एनेक्सेशन पॉलिसीज था, कि एनेक्सेशन पॉलिसीज में उन्होंने ये कहा कि कोई भी अगर अच्छा से रूल नहीं कर पाएगा तो उसको ब्रिटिश से रूल करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो है बहादुर शाह जाफर को कैप्चर कर दिया गया, जो कि मुगल शासक थे। उसके साथ साथ जो है जो हमारे जो मेन जितने भी रूलर थे, मैक्सिमम रूलर को उन्होंने जो है कैप्चर करने की कोशिश की। दीज आर द पॉलिटिकल कॉजेस। अब जैसे कि सोशल कॉजेस में बात करूं, जैसे कि सती सिस्टम वाज देयर इंडियन, नो डाउट इंडियन सोसाइटी में कई सारे जो है ऐसे प्रोविजन थे जो कि सोसाइटी के अच्छाई के लिए नहीं था। जैसे कि फॉर एग्जांपल सती सिस्टम। सती सिस्टम का मतलब क्या है, सती सिस्टम का मतलब है कि हस्बैंड के डेथ के बाद वाइफ को जिंदा जलाया जाता था। मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, या उसको जो है हर लोग सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने जो है विलियम बेंटिक ने 1828 में एबोलिशन ऑफ द सती सिस्टम लाए थे, सती सिस्टम को हटाने की बात की थी। ठीक है, तो उस टाइम पे देखो चीजें, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, साइकोलॉजिकल पॉइंट। ठीक है, कि ये सोसाइटी की अच्छाई के लिए नहीं था। कुछ सोशल रिफॉर्मर लाइक राजा राम मोहन राय, ये सब भी उसको हटाना चाहते थे और कुछ सोशल एक्टिविटीज भी उसको हटाना चाहते थे, लेकिन इंडियन सोसाइटी उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था कि ये सोच पाए। जो चाहे वो कंजर्वेटिव थॉट हो, वो अपने में ले गए थे। उनका इमोशन से जुड़ा था, उनका रिलीजियस से जुड़ा था, तो उनका इमोशन रिलीजियस में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस वो लोग नहीं चाहते थे। ठीक है, दे डजंट वांट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। दैट्स व्हाई अगर मैं अब जैसे कि वेस्टर्नाइजेशन की बात करूं, अब जो है गिविंग एजुकेशन टू गर्ल चाइल्ड की बात करूं, या फिर मॉडर्नाइजेशन की बात करूं, या फिर सती सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम की बात करूं, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है
ठीक है, सोसाइटी के अच्छाई के लिए तो किया गया था, लेकिन उसको गलत तरीके से लिया था। डजंट मतलब इंडियन डजंट वांट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिशर्स, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, ये सोच नहीं थी उनकी। उनको 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 मतलब इतना समझ ही नहीं था, और वो नहीं चाहते थे उनके कस्टम ट्रेडिशन में किसी का इंटरफेरेंस उनको जैसे कि आज के डेट में भी देखना, कोई कोई जगह में ऐसा होता है कि बलि प्रथा होता है, स्लॉटर ऑफ एनिमल्स वाज देयर, ठीक है, लेकिन आज के डेट में भी गवर्नमेंट उसको बैन नहीं कर पाया है। तो ये सबकी अपनी जो है एक होती है अपनी कस्टम ट्रेडिशन कह सकते हो, ठीक है। तो वही चीजें हुआ था सोशल कॉजेस में। इकोनॉमिक कॉजेस में क्या है, इकोनॉमिक्स कॉजेस में जैसे कि बिजनेस इंडियन को करना मुश्किल होता था, उस पर टैक्स ज़्यादा लगते थे, ठीक है। ब्रिटिशर जो है यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट करके बेचते थे, जो कि हमारे लिए बुरा था। तो ये सब चीज़ें था, तो ये सब। और एक इमीडिएट कॉज क्या हुआ कि एनफील्ड राइफल, यूजिंग ऑफ द एनफील्ड राइफल इन द कारतूस। तो उस टाइम पे लंबा लंबा बंदूक जो होते थे उसमें गोली डालना होता था, कारतूस डालना होता था, और उस कारतूस को दांत में चुबा के ही ऐसे डाल के जो है ऐसे गोली मारना होता था। उस आपने देखा होगा मंगल पांडे मूवी अगर देखे हो, लंबा सा जो बंदूक रहता है दांत में चुबा के उसको ऐसे डाला जाता था, फिर उसको ऐसे 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 करके फिर ऐसे गोली दागा जाता था, राइट। तो ये जो दांत में चुबाने वाला जो हिस्सा है दैट वाज मेड ऑफ बीफ एंड पॉर्क, मतलब गोमांस से और सुअर की चर्बी से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि देखो गोमांस जो है हिंदू धर्म के हिसाब से, हम हिंदू जो है गो माता के हिसाब से मानते हैं, भगवान का रूप देते हैं। मतलब हम लोग चाहे जितना भी नॉनवेज खाता हो गोमांस नहीं खाते हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। उसके साथ मुस्लिम जो है सुअर का चर्बी को टच नहीं करते, चाहे जितना भी वो नॉनवेज खाते हो, तो मतलब एक तरफ से अपवित्र हो जाते हैं वो लोग। तो यहाँ पर जो है दिस हर्ट, ये जो दांत में चुबाना हिंदू के लिए भी और मुस्लिम के लिए, दोनों के लिए ही मुश्किल हो गया। दिस हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ हिंदू एज वेल एज मुस्लिम, दैट्स व्हाई both united and they started the movement against the Britishers that is known as revolt of 1857। उससे, हालांकि उससे पहले पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, सोशल कॉज ये सब ऑलरेडी था। तो ये एक इमीडिएट मतलब एक तरफ से एक आग तो जली हुई थी, ये एक तरफ से पेट्रोल की तरह काम किया, चिंगारी की तरफ काम किया, मतलब आग लगने से पहले एक चिंगारी की तरह काम किया एक तरफ से, या आग लगी थी तो उसमें पेट्रोल की तरह काम किया एक तरफ से। तो ये वाला जो सिस्टम है दैट इज नोन एज तो यूज ऑफ एनफील्ड राइफल, जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ, तो ये एक ऐसा दौर हुआ कि पहली बार इंडियंस ने ऐसा फील किए कि ये जो माइटी ब्रिटिश एम्पायर है, जो सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली इतना एडवांस है हमसे, हम उसको खदेड़ेंगे और भगाएंगे। पहली बार ये एहसास हुआ। तो उसके बाद जो है ब्रिटिशर डर गए थे, उनको लगने लगा था कि ये इंडियन फिर से जो है यूनाइटेड हो जाएंगे तो उनके लिए रूल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब जो है जो इंग्लैंड की मतलब जो एम्पायर थे वो लोग भी डरने लगे, और उन्होंने कहा कि नहीं अब जो है हम रूल करेंगे, आप लोग जो एक तरफ से केयरटेकर की तरह रहोगे। सो दैट इज व्हाट इट टॉकिंग अबाउट। So after 1857 revolt, Indian came directly under the British crown, right? And Act of Good Governance in India, answerable and responsible government, मतलब ऐसा सरकार रहेगा जो answerable भी है और जो responsible है, ध्यान रखिएगा, answerable भी है और responsible है। मतलब कोई भी चीज का आप responsibility, मतलब कुछ इंडियंस का डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो responsible आप हो, ठीक है, answerable भी हो। और क्वीन प्रोक्लेमेशन इन 1858, इलाहाबाद में क्वीन ने अपना जो है प्रोक्लेमेशन किया था 1858 में। और गवर्नर जनरल जो है वाइसरॉय होंगे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखो यहां पर कि इन्वॉल्व मोर इंडियंस, डेवलप एंड इन्वॉल्व लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां पर कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन को जो है शामिल कर दिए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इंडियन को शामिल कर दिए जाएंगे। उसके साथ साथ जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी इवॉल्व किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। उसी की वजह से उसके बाद जो एक्ट हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 92 एंड 1909 आल्सो कंसीक्वेंसेस, ठीक है, नेक्स्ट में। तो अभी मैं बात करूंगा इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1861 क्या है, ठीक है, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 क्या है, ठीक है। इंडियन वर गिवन रिप्रेजेंटेटिव इन द वाइसरॉय काउंसिल। इस एक्ट के हिसाब से क्या हुआ था, इंडियन को वाइसरॉय काउंसिल में रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से चूज किया गया था। और 3 इंडियंस एंटर इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, 3 मेंबर को शामिल किया गया था। उसमें से आप देख सकते हो कि सर दिनकर राव, महाराजा बनारस एंड महाराजा पटियाला। क्लियर है, सर दिनकर राव, महाराजा बनारस एंड महाराजा पटेल, जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। क्लियर है पॉइंट। देन उसके बाद जो है 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 की बात करें तो इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें
नॉमिनेटेड वर इंट्रोड्यूस, यहां पर जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। एक होता है प्रत्यक्ष इलेक्शन, एक होता है अप्रत्यक्ष इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है जो वोट करेंगे और जीतेंगे, दैट इज नोन एज डायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट मतलब नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स वर इंट्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद क्या कहेगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपांडेड, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा वो एक्सपांड किए जाएंगे, एंड गेव मोर फंक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल सच एज डिस्कशन ऑफ द बजट एंड क्वेश्चन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो यहां पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज्यादा पावर दिया जाएगा, वो बजट डिस्कस कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ या सपोर्ट में, ठीक है। देन उसके साथ साथ जो है, उसके बाद जो आया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, और इस एक्ट को कहा गया देखो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले जो थे वो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, और मिंटो जो थे वो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। देखो यहां पर जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भारत के इतिहास में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में एक इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। और ये जो रिफॉर्म्स देखो, ये जो रिफॉर्म्स है जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा गया है, द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज फ्रॉम 16 टू 60। देखो ध्यान रखिएगा, पहले जो है 16 से लेकर 60 तक, 16 था और उसको 60 तक जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं उसको जो है इंक्रीज किया गया, ध्यान रखिएगा। एंड डायरेक्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, कहां पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और एक चीज का डिमांड हुआ था सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स। ये पहले समझते हैं कि ये जो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स है ये क्या, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस सेपरेट कम्युनल। देखिए उससे पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मुस्लिम लीग को समझना पड़ेगा। देखो मुस्लिम लीग, देखो मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था बेटा, 1906 में हुआ था। देखो मुस्लिम लीग को समझते हैं तब जाके ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स को समझ पाओगे। देखो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में, ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। और मुस्लिम लीग का जब गठन हुआ था उस टाइम पे आगा खान थे, नवाब सलीमुल्लाह थे, नवाब मोहसिन उल मुल्क थे। और मुस्लिम लीग का उस टाइम पे दो डिमांड था, मुस्लिम लीग का उस टाइम पे दो डिमांड था, टू डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम लीग, ठीक है। पहला डिमांड क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम, और दूसरा डिमांड क्या है, हाँ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स। मतलब देखो पहला चीज क्या है कि मुस्लिम के लिए अलग से, मतलब सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स, मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन होगा जिसके वोटर जो होंगे केवल मुस्लिम होंगे, ध्यान रखिएगा। और जो कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़े होंगे वो भी मुस्लिम होंगे, समझ रहे हो मेरी बात। उससे पहले क्या था, आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में हुआ था, वो हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलता था। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग गठन हुआ था उसका मकसद क्या था कि मुस्लिम के लिए अलग से पार्टी होगा जिसके लीडर केवल मुस्लिम होगा, उसमें आईएनसी के कोई मतलब कोई हिंदू लीडर नहीं हो सकता, और जो वोटर होंगे और जो कैंडिडेट होंगे वो मुस्लिम ही होंगे, दैट इज नोन एज सेपरेट इलेक्टोरेट्स, क्लियर है। और एक डिमांड था कि स्पेशल रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम संप्रदाय के लिए अलग से सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये क्या मुस्लिम लीग का डिमांड। तो यहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स में ब्रिटिशर ने वही चीजों को सपोर्ट किया था, जानबूझकर उन्होंने सपोर्ट किया था। देखो जानबूझकर क्यों सपोर्ट किए थे, क्योंकि उसका इंडिया का जो प्रीमियर पार्टी था बेटा आईएनसी, जिसका गठन 1885 में हुआ था, और आईएनसी वाज मोस्टली डोमिनेटेड बाय होम, हिंदू। तो ये हिंदू का एक अलग से पार्टी आईएनसी हो जाएगा और मुस्लिम के अलग से पार्टी मुस्लिम लीग हो जाएगा। तो देयर विल बी डिवीजन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, और जब तक हिंदू एंड मुस्लिम करते रहेंगे, डिवीजन होता रहेगा, लड़ाई करते रहेंगे, फायदा किसको होने वाला है, ब्रिटिशर्स को होने वाला है। तो ये इस पॉलिसी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को एक तरफ से कहा गया है एक ऐसा पॉलिसी है जो डिवाइड एंड रूल को सपोर्ट करता है। मतलब मेन इंटेंशन उसका क्या था, डिवाइड एंड रूल, फुट डालो एवं शासन करो, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। तो मेन इंटेंशन ऑफ द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वाज द डिवाइड एंड रूल, एंड Britisher intentionally fulfill the two demands of the Muslim League, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स है, अलग से निर्वाचन होगा, और दूसरा क्या प्रोविजन है कि मुस्लिम के लिए अलग से रिजर्वेशन मिलेगा, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, सो दैट मुस्लिम विल सपोर्ट ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर और मुस्लिम एक तरफ हो जाएंगे और एक तरफ कौन हो जाएगा, आईएनसी हो जाएगा। तो ये एक तरफ से ब्रिटिशर का डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज है। तो ये किया गया था यहां पर, ठीक है।
ये चीजें किया गया था। देन उसके बाद देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडियन वाज मेड ए मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो है सत्य प्रसाद सिन्हा, जो कि लॉ मेंबर थे, ठीक है, जो कि लॉ मेंबर थे। फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडियन मेंबर वाज मेड ए मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, लॉ मेंबर के हिसाब से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919, जिसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा गया, ठीक है। ये कब आया था बेटा? ये 1919 में आया था, जिसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा गया। मॉन्टेगो जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया है, और चेम्सफोर्ड कौन है? वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उस टाइम पे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो दोनों को आप रिलेट कर सकते हो। देखो, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, मॉन्टेगो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में भी मॉन्टेगो जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड मिंटो वाज द वाइसरॉय। क्लियर है पॉइंट? तो अब देखो, तो यहां पर देखो, एक है, ठीक है, एक है लेजिस्लेटिव लिस्ट, जिसमें देखो एक चीजें है, सेंट्रल सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो है नॉट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। एक है रिजर्व लिस्ट है, एक है ट्रांसफर लिस्ट है। तो ध्यान रखिएगा, तो यहां पर जो है सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है नॉन एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, ठीक है। तो मेजोरिटी डायरेक्टली इलेक्टेड। तो यहां पर देखो एक चीज है, ये देखो, ये चीज देख लो पहले कि 3/6 member of the Viceroy Executive Council other than Commander in Chief would be Indians। उसके बाद ये देख लो कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके साथ लिमिटेड फ्रेंचाइज बेसिस प्रॉपर्टी टैक्स। देखो सबसे पहले देखो बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्या है। अब देखो आज के डेट में भी इंडिया में कुछ स्टेट में जो है यूनिकैमरल है और कुछ स्टेट में बाइकैमरल है। यूनिकैमरल मतलब जहां पर एक सदन है। अब जैसे कि ओडिशा है, झारखंड है, केरला है, ठीक है, ठीक है, यहां सब क्या है? यहां पर एक ही सदन है, सिंगल सदन, केवल विधानसभा है, वहां पर विधान परिषद नहीं है। तो लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि यूपी है, जैसे कि महाराष्ट्र है, ठीक है, ठीक है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, यहां पर क्या है कि बेटा विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। क्या है? विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, जिसको बाइकैमरल कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये बाइकैमरल का शुरुआत किया गया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और मेजोरिटी डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। आज के डेट में भी जो विधानसभा में हम लोग का जो विधानसभा है, जो नाम हो गया है लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या है? विधानसभा है, विधानसभा, और ये क्या है? विधान परिषद। आज के डेट में विधान परिषद है। ये मैं आप लोगों के समझ के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। विधान परिषद और विधानसभा आज के डेट में ये अलग अलग नाम है, बट उस टाइम पे दैट वाज नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये दोनों, और मेजर देखो आज के डेट में भी विधानसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, बट विधान परिषद में इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है ना। तो मेजोरिटी डायरेक्टली इलेक्टेड, ज्यादा लोग जो है, मतलब यहां पर देखो, यहां पर एक चीज है यहाँ पर कि मेजोरिटी डायरेक्टली इलेक्टेड, ज्यादातर जो है डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। अब देखो उसके बाद जो है साइमन कमीशन आया। इस मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से साइमन कमीशन जो है इत्तका, मतलब एक तरफ से रिलेटेबल है। क्या रिलेटेबल है? देखो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में बहुत सारे ऐसे सिस्टम था जो कि इंडियंस नहीं चाहते थे, जबरदस्ती जो है उन्होंने भर दिया था, जैसे कि डायरेक्सी सिस्टम वाज देयर, ठीक है, डायरेक्सी सिस्टम। तो लेकिन साइमन कमीशन में क्या हुआ? साइमन कमीशन, देखो स्वराज पार्टी जब पावर में आया था 1923 में, स्वराज पार्टी जब पावर में आया था तो उसके पास जो है एक तरफ से डोमिनियन स्टेटस का मांग किया था, तो उसके पास आया था डोमिनियन स्टेटस। उससे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चोरी चुरा हत्याकांड की वजह से महात्मा गांधी जो है उसको बंद कर दिए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जब बंद किया गया, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में बाय एनसी केलकर, चित्तरंजन दास, ठीक है, मिलकर ही किए थे, और मोतीलाल नेहरू, ये तीनों जो है मिलकर किए थे स्वराज पार्टी का गठन। तो स्वराज पार्टी का मेन मकसद था, दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम, दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट दे कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट फॉर द डोमिनियन स्टेटस। मतलब वो गवर्नमेंट को के साथ लड़ना नहीं चाहते थे, गवर्नमेंट के हिस्सा होना चाहते थे, गवर्नमेंट के साथ आना चाहते थे, तो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहते थे कि भारत को किस तरह से आजादी मिले। मतलब दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम।
they want to be the part of the British Legislative Assembly so that they pressurize the British government for the dominion status। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का मकसद कभी भी नहीं था कि उनको लड़ेंगे झगड़ेंगे, जैसे कि गरम दल का जो पॉलिसीज हुआ करता था, लड़ेंगे झगड़ेंगे फाइट करेंगे उनको हटाएंगे। स्वराज पार्टी का पॉलिसी हमेशा से रहा है कि वो ब्रिटिशर के साथ रहेंगे, ब्रिटिशर के साथ रहेंगे और ब्रिटिशर को मतलब बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, प्यार मोहब्बत बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, सो दैट डोमिनियन स्टेटस मिलेगा और धीरे 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 जो है मतलब हमें आजादी मिल जाए। तो मेन इंटेंशन ऑफ द स्वराज पार्टी वाज टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम सो दैट दे कैन प्रेशराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस क्या है? देखो, एक है हमें आजादी मिली थी 1929 में पूर्ण आजादी और 1947 में कंप्लीट इंडिपेंडेंट। तो स्वराज का मांग हमने किया था 1906 में स्वराज, ठीक है। तो स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंट के बीच में जो है डोमिनियन स्टेटस है, ठीक है। तो यहां पर जब स्वराज पार्टी पावर में आया था, ठीक है, स्वराज पार्टी जब पावर में आए थे, उन्होंने जो मंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को सुधारने के लिए एक नया कमीशन का डिमांड किया था और जो नया कमीशन ब्रिटिशर ने पेशकश की थी वो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर हैं, बट 7 के 7 मेंबर जो है ब्रिटिशर थे, उसमें इंडियन को शामिल ही नहीं किया गया। तो मतलब आप ऐसे कमीशन सोचिए, ऐसा कमीशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जो इंडियन मतलब कंप्लेन करने के बाद फिर भी ऐसा कमीशन किया जिसमें 7 में से 7 मेंबर ब्रिटिशर है। तो उसको फिर से नकारा गया कि हमें ऐसा कमीशन नहीं चाहिए जिसमें ब्रिटिशर, मतलब उसका मतलब यह हो कि मंटेगो चेम्सफोर्ड भी तुम अपने हिसाब से कर रहे थे और साइमन कमीशन भी तुम अपने हिसाब से कर रहे हो, उस मतलब इंडियन को तुमने शामिल ही नहीं किया, तो क्या फायदा ऐसे कमीशन लाने का। इसलिए सभी इंडियन ने उसको पूरी तरह से बॉयकॉट किया था और नारा लगाया था साइमन गो बैक। क्या नारा लगाया था? साइमन गो बैक। ये देख सकते हैं, पिक्चर है, मतलब वी डजंट वांट साइमन कमीशन, तुम वापस जाओ, हमें नहीं चाहिए कमेटी। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसमें एक भी इंडियन शामिल नहीं है, राइट। तो 7 मेंबर ऑफ द कमीशन टू इंडियंस एंड ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंक्वायरी अबाउट द वर्किंग ऑफ 1919 एक्ट, जो 1919 एक्ट को इंक्वायरी करना, ये भी काम था। ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडियन ऑब्जेक्टिव इंडियन किस चीज में ऑब्जेक्ट किए थे? एक तो डायरेक्टरी सिस्टम, जो डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट वाज देयर इन मंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसको ऑब्जेक्ट किए थे। उसके साथ एक्सपेंशन ऑफ द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, जिसमें से कंटिन्यूएशन ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही थी, जो मैं आपको वो बता रहा था कि यार मुस्लिम को पावर दिया गया था कि वो अपना लीडर खुद चूज करेंगे, तो जिसमें क्या होगा? धर्म वाइज डिवीजन होगा, तो उस चीज की वो मना कर रहे थे। उसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट, मतलब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो अब देखो अबाउट बॉयकॉट, बॉयकॉट का रीजन, ऑल द मेंबर्स वर द ब्रिटिशर्स एंड अपॉइंटेड। देखो पहला चीज तो है सारे मेंबर जो है ब्रिटिशर थे, इसलिए उसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इंडियन को शामिल ही नहीं किया गया था। एंड अपॉइंटेड 2 ईयर बिफोर द शेड्यूल, मतलब जब होना चाहिए तब, मतलब उससे पहले उन्होंने कर दिया था, ठीक है, उससे पहले उन्होंने कर। देखो नॉर्मली क्या है, देखो जैसे कि 1919 में मोंटेगो, 1909 में जो है, 1909 में क्या था? मॉर्ले मिंटो था। तो 1919 में 10 साल के बाद जो है 1919 में क्या होना चाहिए था? मतलब मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया भी, देन ये 1929 में होना चाहिए ना, 999 में होना चाहिए 1929 में, बट ये कब आ गया था? ये जो है 1927 में आ गया। हालांकि 27 में क्रिएट किया गया था, आया था 1928 में, क्रिएट हुआ था, आया था 1928, बट 1929 में होना चाहिए, बट ये अपॉइंटेड 2 years बिफोर द शेड्यूल, मतलब अपॉइंटमेंट हो चुका था 2 साल पहले, ठीक है। एंड अबाउट रिपोर्ट ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन, चेयरमैन जो है जॉन साइमन था, सबमिटेड रिपोर्ट इन 1930, रिपोर्ट 30 में सबमिट किए थे, और स्टैट्यूटरी कमीशन, और जिसमें 7 मेंबर थे, और 7 के साथ जो है कौन था? ब्रिटिशर्स था, जिसमें सिंगल इंडियन को भी शामिल नहीं किए गए थे। दैट्स व्हाई दिस कमीशन वाज टोटली फेल हो गया, ठीक है। अब देखो इंपैक्ट ऑफ द साइमन कमीशन। इंपैक्ट ऑफ द साइमन कमीशन में क्या है? इट रेकमेंड द एवोल्यूशन ऑफ द डायरेक्टरी, ठीक है। इट रेकमेंड द, क्या है, उन्होंने रेकमेंड किया जो डायरेक्टरी सिस्टम था, डायरेक्टरी का मतलब डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज डायरेक्टरी। 2 प्रकार के 2 सरकार होंगे, दोनों के पास पावर होगा, तो डायरेक्टरी को हटाने की बात की गई थी। एंड सेटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, क्या है? रिप्रेजेंटेटिव प्रोविंसेस में जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगा। उसके बाद क्या? इट ऑल्सो रिकमेंड द रिटेंशन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स,
उसने क्या किया, इट ऑल्सो रिकमेंडेड द रिटेंशन ऑफ द सेपरेट, जो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स था उसको रिटेंशन की बात की थी। उसके बाद साइमन कमीशन लेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, साइमन कमीशन की वजह से हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 हुआ, जो कि भारत अधिनियम कानून 1935, उसी की वजह से प्रेशराइज करने की वजह से उसको जो है साइमन कमीशन को उन्होंने वापस कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, फिर जो है उन्होंने लाए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 लाए थे। क्लियर है पॉइंट? अब बात करते हैं जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 की बात करते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935? ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं, अगला पार्ट में उसको ले आएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं ले आऊंगा। थैंक यू।